मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग के सामने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लासेस कंटिन्यू जा रही हैं यूट्यूब पे हमारे। और आज का जो सेशन हम आप लोग के सामने लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, बहुत ही मजेदार सेशन के साथ, अच्छे पीपीटी के माध्यम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि आज की जो क्लास होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो यहां पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्योंकि आप सभी मित्र ये जानते हैं कि जो ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, यह सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। चूंकि अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सिद्धांत वो है जो संबंधवादी है और दूसरा जो है संज्ञानवादी है। तो आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोग संबंधवादी सिद्धांत के बारे में आज अध्ययन करेंगे मित्रों। और चूंकि आप लोग को पता है कि जो चेहरा आपके सामने लगा हुआ है इवान पी पावलोव का, ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया था, और यह रूस के रहने वाले हैं और रूसी शरीरशास्त्री के रूप में इनका नाम विख्यात है। और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति ला दी थी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। और एक बात याद रखिएगा, आज की जो कक्षा होगी उस कक्षा में लगेगा आपको कि फिर से हम बचपन में लौट गए हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा कि इनका सिद्धांत किस तरीके से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया है। तो इसी के संबंध में आज की क्लास हम लोग की शुरू होती है। देखिएगा, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पीपीटी के माध्यम से आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किया गया है। मित्रों बहुत ही अच्छी तरीके से सब बनवाया गया है। देखिएगा, पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के रहने वाले थे, जिन्होंने 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और पाचन क्रिया पर शोध किया था। और कुत्ते की लार ग्रंथि, जिसे कैरोटिस ग्रंथि के नाम से जानते हैं, एग्जाम में यहां से कई बार यह सवाल पूछ लिया गया है कि वो कौन सी ग्रंथि है जिस पर पावलोव महोदय ने प्रयोग किया है। तो ये याद रखिएगा, कैरोटिस ग्रंथि है। कुत्ते की लार ग्रंथि होती है जो कान के पास होती है मित्रों। और यहां पर पावलोव को एक और फैक्ट के रूप में अनुबंधन का जनक कहा जाता है। और इसी अनुबंधन के जनक के आधार पर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई थी। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। ध्यान दीजिएगा, चूंकि बताने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो आज की क्लास होगी वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित होगी। किससे होगी? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित होगी। तो अधिगम का जो सिद्धांत है, जो लर्निंग प्रोसेस का जो सिद्धांत है, यह दो भागों में विभाजित किया गया है। चूंकि यूपी टेट के जितने भी छात्र हैं जो सुपर टेट में बैठने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। और इसका कक्षा शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जाएगा मित्रों, आज उसको हम लोग इसमें समझाएंगे। तो जो अधिगम के सिद्धांत हैं, दो प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है संबंधवादी सिद्धांत। संबंधवादी सिद्धांत है। संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग इवान पावलोव का सिद्धांत पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत किसका? पावलोव का। और पावलोव का जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। और दूसरा जो है थार्नडाइक महोदय का नाम आप लोग सुने होंगे, थार्नडाइक का संबंधवाद। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यह सिद्धांत जो है संबंधवादी है। और जब हम संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो संज्ञानवादी सिद्धांत को ही हम व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं।
और इसके अंतर्गत आपको पता है पावलोव का, इसके अंतर्गत पावलोव नहीं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसके प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। और कोहलर को आप लोग जानते होंगे कि जिन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से आज हम लोग बात किसकी करेंगे मित्रों? पावलोव की बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें पावलोव की बताई गई हैं कि पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुत्ते की लार ग्रंथि, जिसका नाम है कैरोटिस ग्रंथि, पर इन्होंने प्रयोग किया था और इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को किसका जनक बोलते हैं? अनुबंधन का जनक बोलते हैं। तो मित्रों, हर शब्द की बात हम लोग एकदम आसान तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ध्यान दीजिएगा कि जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है मित्रों। इसको परंपरागत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसी सिद्धांत को बहुत सारे उपनाम से जानते हैं, जिनका नाम मैंने आपके सामने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो मित्रों देखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्हीं का है, अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं का है मित्रों, अनुकूलन का सिद्धांत भी इन्हीं का है। सीआर थियरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसी को क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के सिद्धांत को अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, जो आपके यूपी टेट में भी और सी टेट में भी पूछ लिया गया है। इसी को चीर सम्यक सिद्धांत, चीर सम्यक सिद्धांत का मतलब आपको पता होगा कि जो बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जो हमारी परंपरा में रहता है, तो वही वो सिद्धांत है अधिगम का परंपरागत सिद्धांत या सम्यक चीर सम्यक सिद्धांत। इसी को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को अधिगम का प्राचीन सिद्धांत कहते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि किन किन नामों से सवाल अब तक एग्जाम में बन चुके हैं। तो पहला प्राचीन सिद्धांत के नाम से, चीर सम्यक सिद्धांत के नाम से, परंपरागत सिद्धांत के नाम से, सीआर थ्योरी के सिद्धांत के नाम से, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से, इतने नाम से एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को ये उपनाम भी बहुत अच्छे से याद करना है। और चूंकि थ्योरी पढ़ेंगे तो आप एकदम झूम जाएंगे, मजा आ जाएगा कि ऐसी थ्योरी फिर आपने कभी पढ़ी नहीं थी। देखिएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग इस पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग एक एक नाम की बात कर लेते हैं कि एक एक नाम में क्या हुआ है। एक एक नाम में किस तरीके से बात हुई है, पहले हम लोग उपनाम पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्या होता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत? पहले हम इसको देखते हैं। देखिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पहला उपनाम यही है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। बहुत ही अच्छा शब्द है। अनुक्रिया का मतलब होता है की जाने वाली क्रिया, अनुकूलन का मतलब होता है सामंजस्य। तो अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब समझिएगा क्या है मित्रों, खूब आराम से, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस सिद्धांत को पढ़ते समय आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। बचपन याद आ जाने का तात्पर्य क्या है समझिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जितने लोग भी, जैसे हमारे अगल बगल जो लोग भी बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के आधार पर अपनी क्रिया का संचालन करता है। अपनी परिस्थिति के आधार पर क्रिया का संचालन करता है। कहने का तात्पर्य है, कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, तो कोई यहां पर गरीब वर्ग का व्यक्ति है।
किसी के पास 100 रुपया, किसी के पास 500 रुपया, तो किसी के पास 5,000 रुपया भी जेब में होता है। तो हर व्यक्ति के क्रिया करने का जो तरीका होगा वह उसके जेब पर आधारित होता है। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं सामंजस्य उस 100 रुपया के आधार पर करूंगा, अपनी परिस्थिति को देखकर करूंगा। यह नहीं कि 100 रुपया है तो मैं 500 का जाके खाना खा लूं, बल्कि हमें उस 100 रुपए से मित्रों पूरे दिन का अपना संचालन निर्धारित करना होता है। जो हमारी अनुक्रिया होती है वह अपनी परिस्थिति के आधार पर होती है। तो कहने का मतलब क्या है, अपनी परिस्थिति के आधार पर अपने को ढाल लेना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। बहुत आसान शब्दों में, अपनी परिस्थिति के आधार पर अपनी क्रिया को ढाल लेना ही क्या कहलाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, कुत्ते की लार ग्रंथि पर। हम लोग इनके प्रयोग की बात करते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एक फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने भोजन रखा। कुत्ते के सामने क्या रख रहा है, भोजन, और भोजन को यहां पे कहा गया है उद्दीपक। भोजन को क्या बोलते हैं, उद्दीपक बोलते हैं। और जो कुत्ता होता है यह अनुक्रिया करने वाला होता है। तो मेरी बात समझिएगा, कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता है तो यह कुत्ते की कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। यह स्वाभाविक क्रिया है मित्रों, याद रखिएगा, स्वाभाविक क्रिया है। यह कैसी क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया। और मैं आपको बता दूं कि वह उद्दीपक जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, उसको हम प्राकृतिक उद्दीपक बोलते हैं या स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। तो इसलिए इस उद्दीपक के पहले भी आप स्व शब्द लगा देंगे, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में इसे जानेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि स्वाभाविक भोजन होगा या स्वाभाविक उद्दीपक होगा तो क्रिया भी स्वाभाविक होगी। स्वाभाविक उद्दीपक होगा तो स्वाभाविक क्रिया होगी। कुत्ते के सामने भोजन रखा तो कुत्ता ने लार टपकाया, लार टपकाना कुत्ते की स्वाभाविक क्रिया है। और यह कुत्ते की ही बात नहीं है मित्रों, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक, किसी भी मनुष्य, किसी भी माता बहन भाई, किसी को भी भोजन दिया जाए, अब भोजन देने के बाद पूछिए तो मुंह में पानी आ जाता है। यह स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्रिया भी कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर आप इमली खाते हैं तो इमली को देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। और मुंह में जब पानी आता है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कैसे आता है, मुंह भर जाता है व्यक्ति, फिर इस तरीके का अंदाज व्यक्त करता है। कोई भी खाने वाली वस्तु को देखकर व्यक्ति के मुंह में पानी का आ जाना, लार का स्राव होना, यह स्वाभाविक क्रिया है। इसलिए कुत्ता के सामने जब भोजन रखा गया, कुत्ता स्वाभाविक क्रिया किया। भोजन रखा, लार टपकाया, भोजन रखा, लार टपकाया, भोजन रखा, लार टपकाया। यह एक स्वाभाविक क्रिया। क्लियर? उम्मीद है यह बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि भोजन को देख करके कुत्ता क्या कर रहा है, लार टपका रहा है। और लार टपकाना ही क्या कहलाता है, स्वाभाविक क्रिया कहलाती है। यह कैसी क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, भोजन देने से पहले कुत्ते के सामने घंटी बजा दी, भोजन देने से पहले घंटी बजा दी, और 5 सेकेंड के अंतराल पर, 5 सेकेंड के बाद फिर तुरंत भोजन दे दिया। भोजन देने से पहले घंटी बजाई और 5 सेकेंड के अंतराल पर फिर भोजन दिया, तब भी कुत्ता क्या कर रहा है, लार टपका रहा है। लार टपकाना कैसी क्रिया है कुत्ते की, लार टपकाना स्वाभाविक क्रिया है। लार टपकाना यहां पर भी कैसी क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया है। अब देखिएगा, स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक क्रिया। अब यहां कुत्ता जो है घंटी के साथ क्या कर लिया, अपना घंटी के साथ जुड़ गया।
हालांकि यहां पर जो स्वाभाविक क्रिया हो रही है वह स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर हो रही है। कुत्ता भोजन को देख करके लार टपकाता है, न कि घंटी को देख करके। लेकिन कुत्ते के अंदर अनुकूलन होता है। क्या अनुकूलन होता है? वह सामंजस्य स्थापित कर लेता है कि जब घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, जब घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, और लार टपकाएगा। घंटी बजी, भोजन मिला, लार टपकाया, घंटी बजी, भोजन मिला, लार टपकाया, घंटी बजी, भोजन मिला, लार टपकाया, घंटी बजी, भोजन मिला, लार टपकाया। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रिया कुत्ता भोजन के साथ करता था वही क्रिया वह अब घंटी के साथ करने लगा, अर्थात घंटी बजाने पर कुत्ता लार टपकाने लगा। और उसके अंदर यह सीख आ गई। यह अधिगम का सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं भैया, और अधिगम के सिद्धांत में अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने की परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मित्रों, बड़ा ही मजेदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, और इस चीज को याद रखिएगा दिमाग में कि जो क्रिया कुत्ता भोजन के साथ कर रहा था वही क्रिया या वो किसके साथ करने लगा? घंटी के साथ करने लगा। और यही क्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलन हो जाता है कुत्ते का किसके साथ? घंटी के साथ। लेकिन अब समझिएगा, यदि ये कहा जाए कि केवल घंटी बजा दिया जाए, केवल घंटी बजा दिया जाए और भोजन ना दिया जाए, तब कुत्ता क्या लार टपकाएगा? हो सकता है एक बार लार टपका दे, 2 बार टपका दे, लेकिन तीसरी बार घंटी बजने पर लार टपकाने जैसी क्रिया नहीं करेगा। अर्थात आपको पता है कि घंटी यहां पर जो है यह अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है। अर्थात मैंने पहले ही बताया, स्वाभाविक उद्दीपक वे होते हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा है, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक यहां पर वो होगा जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने बनाया, मानव निर्मित है। तो इसलिए इसे कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं, सीएस बोलते हैं। और यहां पर जो है घंटी कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में कार्य कर रही है मित्रों। तो अभी मैं आपको संकेत के माध्यम से भी बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में संकेत के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब घंटी दिया गया और भोजन नहीं दिया गया तो कुत्ता क्या करेगा? तो फिर कुत्ता स्वाभाविक क्रिया ना करके बल्कि यह अस्वाभाविक क्रिया करेगा, अस्वाभाविक क्रिया करेगा, अस्वाभाविक क्रिया करेगा। क्यों अस्वाभाविक क्रिया करेगा? क्योंकि घंटी यहां पर कैसा उद्दीपक है? घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो घंटी के साथ वो क्रिया भी अस्वाभाविक करेगा। मित्रों, यह बात आप लोग के दिमाग में एकदम क्लियर बैठ गई होगी। अर्थात परिस्थिति के आधार पर ढल जाना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। फिर से बोल रहा हूं, परिस्थिति के आधार पर की जाने वाली क्रिया अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। परिस्थिति के आधार पर की जाने वाली क्रिया, पहले कुत्ता भोजन के साथ लार टपकाता था, अब कुत्ता घंटी के साथ भी लार टपकाने लगा, घंटी की आवाज से वो अनुकूलित हो गया, घंटी के साथ लार टपकाने लगा। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। मित्रों, एक उदाहरण लीजिए छोटा सा, बहुत ही मजेदार, सुन करके आप खुश हो जाएंगे कि हां ऐसा भी कोई उदाहरण होता है। अगर उदाहरण की बात करें, एक लड़की अपनी मां के साथ मंदिर जाती थी रोज पूजा करने। मित्रों, खूब आराम से ध्यान से समझिएगा, खूब मजेदार तरीके से, बहुत मजा आएगा। एक लड़की अपने मां के साथ मंदिर जाती थी, मां के बीमार हो जाने पर वो अपने भाई के साथ मंदिर जाने लगी। अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। लिख के दिखा देता हूं कि अनुकूलित अनुक्रिया क्या है। पहले मैंने यह बताया, जो क्रिया कुत्ता भोजन के साथ करता था, जो क्रिया कुत्ता भोजन के साथ करता था, भोजन के साथ करता था, वही क्रिया अब घंटी के साथ करने लगा, घंटी के
साथ करने लगा, क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। मैंने कहा उदाहरण लीजिए एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण, मजा आ जाएगा उदाहरण को सुन करके। उदाहरण क्या है? लड़की पहले मां के साथ मंदिर जाती थी, मां के साथ मंदिर जाती थी, मां के साथ मंदिर जाती थी। अब मां के बीमार होने पर, मां के बीमार होने पर भाई के साथ मंदिर जाती है, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। उदाहरण बहुत जबरदस्त उदाहरण है। लड़की पहले मां के साथ मंदिर जाती थी, अब लड़की पहले मां के साथ मंदिर जाती थी, अब मां के बीमार हो जाने पर भाई के साथ मंदिर जाने लगी। क्रिया वही है, केवल उद्दीपक बदल रहा है। तो जब हम अनुकूलन करने लगे किसी भी परिस्थिति में, तो वही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। जो क्रिया लड़की पहले अपनी मां के साथ करती थी मित्रों, वही क्रिया अब वो भाई के साथ करने लगी। तो ये क्या हो गया? यही कहलाया अनुकूलित अनुक्रिया कहलाया। जो क्रिया लड़की पहले मां के साथ करती थी, वही क्रिया अब वो भाई के साथ करती है, मंदिर फिर भी जाती है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुकूलित अनुक्रिया को मैं कुछ संकेतात्मक भाषा में भी आपको बता देना चाहता हूं। संकेतात्मक भाषा का मतलब समझिएगा, संकेत के आधार पर भी बता देता हूं। अब यहां पर कुछ संकेत के माध्यम से मैं आपको चीजें बता देना चाहता हूं कि संकेत के माध्यम से जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा था और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। तो मित्रों ध्यान देंगे हम लोग यहां पर। अब संकेत के माध्यम से देखिएगा कैसे काम हो रहा है। संकेत के माध्यम से अब देखिएगा, मैंने कहा यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको भोजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भोजन। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको क्या बोलेंगे? संकेत के माध्यम से है भैया। ध्यान दीजिएगा, इधर से कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। संकेत के माध्यम से देखिएगा कैसे इसको देखा गया। यूसीएस इसी को बोलते हैं अस्वाभाविक, इसको बोलते हैं यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसको बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कुत्ता क्या करता है? लार टपकाता है। क्या कर रहा है? लार टपकाता है। लार टपकाता है, और लार टपकाते को स्वाभाविक क्रिया बोलते हैं। तो स्वाभाविक क्रिया के जगह पर आप इसे लिख सकते हैं यूसीआर। क्या लिख सकते हैं? यूसीआर। और यूसीआर को क्या बोलते हैं? स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं स्वाभाविक क्रिया, अर्थात लार का टपकाना, लार या टपकना, और यहां पर यह क्या है? भोजन। यह पहला कंडीशन हो गया। संकेत के माध्यम से एग्जाम में कई बार यह बात पूछी गई है, तो इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट को भी देख लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया? दूसरे पॉइंट में देखिए क्या बताया गया कि भोजन के साथ कंडीशन लगा दिया जाए। कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक दे दिया गया, और अस्वाभाविक उद्दीपक के 5 सेकेंड बाद
क्या होना चाहिए? UCS होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक होना चाहिए, स्वाभाविक उद्दीपक होना चाहिए, स्वाभाविक उद्दीपक होना चाहिए, है ना। तो फिर कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता फिर लार टपका रहा है, कुत्ता UCR अर्थात फिर लार टपकाने जैसी क्रिया कर रहा है, अर्थात क्रिया कैसी हुई? स्वाभाविक हुई, स्वाभाविक हुई, स्वाभाविक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई भाई? स्वाभाविक क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में यहां पर क्या हो गया? घंटी हो गया। और स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में क्या हो गया? यहां पे भोजन हो गया। और क्रिया क्या हो रही है? लार टपकाना, यह स्वाभाविक क्रिया हो गई। यह दूसरा कंडीशन है। कहने का मतलब कि जो क्रिया कुत्ता भोजन के साथ कर रहा था, वही क्रिया कुत्ता अब घंटी के साथ भी करने लगा। घंटी बजी, भोजन दिया, 5 सेकंड का अंतराल रख रहे हैं। कितने सेकंड का? 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंतराल पर घंटी बजने के बाद उद्दीपक प्रस्तुत किया गया और फिर भी लार टपकाने जैसी क्रिया हुई। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं मित्रों? इसी को बोलते हैं कि जो क्रिया कुत्ता पहले भोजन के साथ करता था, वही क्रिया अब घंटी के बजने पर भी करने लगा। यही क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। यही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। कुत्ता अपने को घंटी के साथ एडजस्ट कर लेता है। और किस आधार पर करता है? तो मैंने कहा कि वह अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, घंटी मिलेगी बजेगी तो भोजन मिलेगा। अब देखिएगा, तीसरा कंडीशन यहीं पर मैं एक बना देता हूं, और तीसरा कंडीशन बना देता हूं। देखिएगा, तीसरा कंडीशन इस तरीके से बनता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तीसरा कंडीशन की घंटी बजी, घंटी को क्या बोला? अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक बोला गया, जिसको कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। घंटी बजी और भोजन नहीं दिया गया, भोजन नहीं दिया गया, तो कुत्ता क्या करेगा? ध्यान दीजिएगा, कुत्ता हो सकता है घंटी बजने के बाद भोजन न देने पर कुत्ता लार टपका दे, लेकिन एक बार दो बार, उससे ज्यादा वो नहीं करेगा। और हम लोग गांव में देखते थे कि कुत्ते को तू तू बुला करके और डंडे से मार देते थे। आवाज तो मुंह से निकाली ना, वही तो घंटी है। अस्वाभाविक उद्दीपक, कुत्ते को यह लालच है कि भोजन मिलेगा, और जब आप डंडा एक बार चला देते हैं, भोजन नहीं देते हैं, तो कुत्ता भाग जाता है मित्रों। और सोच करके हम लोग को बड़ी हंसी आती थी उस समय कि देखिए बेचारा कुत्ता को बुलाया और डंडा से मार के भगा दिया। फिर दोबारा जब आप वही क्रिया करने लगते हैं, कुत्ते को बुलाते हैं, तो कुत्ता धीरे धीरे आता है, कहीं फिर ना मेरा मालिक एक डंडा मार दे। और जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ते थे, कुत्ता भागना शुरू कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि कंडीशनल स्टिमुलस देने के बाद यदि आप अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं देते हैं, तो कुत्ता के अंदर क्या आ जाता है? कुत्ता कौन सी क्रिया करेगा? कंडीशनल रिस्पांस करेगा, अस्वाभाविक क्रिया करेगा। कैसी क्रिया? अस्वाभाविक क्रिया करेगा, अस्वाभाविक क्रिया करेगा। यहां पे देखिएगा, पावलोव महोदय ने इतना जबरदस्त सिद्धांत में मजेदार तरीके से थ्योरी को समाहित किया है। कहा कि एक उदाहरण दिया इन्होंने, कहा कि यदि आप अपने घर पर डेली कुत्ते को भोजन देते हैं, गाय माता को भोजन देते हैं, और अचानक आप 10 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, 10 दिन के लिए आप अचानक कहीं चले जाते हैं, तो जब अचानक आप कहीं चले जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। गाय माता रोज रोटी की लालच में आती हैं, रोज आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, और एकाएक गाय माता आना दरवाजे पे छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि यहां पर विलोपन की स्थिति आ जाती है, गाय को भोजन की उम्मीद समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है मित्रों कि जब आप अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करें, तो उसके बहुत जल्दी यदि आप भोजन नहीं प्रस्तुत करते हैं, तो विलोपन जैसी क्रिया होती है। विलोपन का मतलब
कि जो आने वाले पशु हैं वो वापस चले जाते हैं। कहने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि अगर घंटी बजी, भोजन ना मिला तो विलोपन जैसी क्रिया उत्पन्न होती है, और इसीलिए यहां पर अस्वाभाविक क्रिया होती है, स्वाभाविक क्रिया नहीं होती है। तो ये बात हमें ध्यान देनी है मित्रों। तो ये हमारे क्या थे, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया का आशय था मित्रों। इसे खूब अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और चीजों को अच्छे से समझिएगा। फिर से देखिएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रस्तुत होने पर कुत्ता कैसी क्रिया करता है, अनकंडीशनल रिस्पांस की क्रिया करता है। जब कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है तो उसके 5 सेकंड बाद फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस देने पर कुत्ता कैसा रिस्पांस करता है, अनकंडीशनल रिस्पांस करता है मित्रों। इसी प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। यहीं पर कुत्ता सीख जाता है कि हमें घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। कक्षा में प्रयोग है। देखिएगा, बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है और घंटी बजते ही बस्ता का बंद कर लेना क्या कहलाता है, ये अनुकूलित अनुक्रिया। बच्चे को पता है कि हमें घंटी बजेगी तो घर जाना है, घंटी बजेगी तो बस्ता बंद करके घर जाना है। और आपको एक बार देखिए, रोज चपरासी मान लीजिए दिन के 1 बजे घंटी लगाता है छुट्टी की, और कभी अचानक भूल से गलती बस यदि चपरासी से घंटी 11 बजे लग जाए, 12 बजे लग जाए, तब भी लड़का समझ जाता है कि अब बस्ता बंद करो, घंटी घर जाने वाली लग गई है। तो वही क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है मित्रों। ये हमारा जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का, ये आशय था मित्रों। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, और आप लोग इसे अच्छे से देख करके एक एक पॉइंट पर निगाह लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि यहां से 2 सवाल तो हर एग्जाम में आ जाना रहता है। अब देखिएगा, हम लोग चलते हैं फिर वहीं पे, और अभी बात पूरी नहीं हुई है मित्रों। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि अभी हम लोगों ने अनुकूलित अनुक्रिया का आशय पढ़ा है। किसका आशय पढ़ा है, अनुकूलित अनुक्रिया का आशय पढ़ा। अब नंबर 2 आता है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन किसे कहते हैं, अनुबंधन किसे कहते हैं। अब हम लोग अनुबंधन की बात करते हैं। देखिएगा, अनुबंधन की बात, यहां पर अनुबंधन की बात होगी। अनुबंधन किसे कहा जाता है, अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और अनुबंधन का सिद्धांत देखते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिएगा, अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है। अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, हम लोग बात अनुबंधन की करते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, चूंकि देखिए सिद्धांत जो है, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उसका कुछ ना कुछ कारण है। तो सबसे पहले अनुबंधन का अर्थ समझ लीजिए कि अनुबंधन का अर्थ होता क्या है। पुनरावृत्ति के आधार पर, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। आपको याद होगा मित्रों, अब हम लोग अपने उस बचपन में जा रहे हैं जिसको छोड़ के पीछे आ गए। याद करिए, प्राथमिक विद्यालय में, याद करिए कि प्राथमिक विद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते थे, और जब छुट्टी हो जाती थी तो छुट्टी होने के बाद क्या होता था, बच्चों को एक घेरे में बैठा करके बीच में एक मास्टर, घेरे में बीच में मास्टर एक लड़के को बैठाता था और लड़का खड़ा करता था, और लड़का पहाड़ा पढ़ाता था कि 2 एक काम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ऐसे करके 2000, 2 दहां पे 20। अब आपको याद होगा, अनुबंधन का मतलब क्या होता है, वह क्रिया जो पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। कोई भी क्रिया, कोई पहाड़ा की बात मैं नहीं कर रहा,
का से कबूतर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। बच्चा एक बार नहीं याद करिए अपने जीवन में, आपने एक बार नहीं, अनगिनत बार इसकी काउंटिंग दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि जन्म लेने के बाद हमने कितनी बार क बनाया, पुनरावृत्ति कितनी बार हुई, ये कोई बता नहीं सकता है मित्रों। और याद करिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, कितनी बार किया इसकी काउंटिंग नहीं है। और तब जाकर के हमें 2 का पहाड़ा याद होता था, और जब याद हो जाता था तो इस पहाड़े से हमारा क्या बन जाता था? एक अनुबंध हो जाता था, एक बॉन्डिंग बन जाती थी। देखिए कितना जबरदस्त बात कही गई इस सिद्धांत में। यदि आपको एक बार 2 का पहाड़ा याद हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे मस्तिष्क से आपके निकाल नहीं सकती है, चाहे कोई कितना ही पैसा खर्च कर ले, कोई भी इसे निकाल नहीं सकता। आप आजमा के देख लीजिए, यदि आपको क से कबूतर याद है तो कोई दुनिया की ताकत क से खरगोश नहीं बता सकती है, क्योंकि आपने उसे क्या कर लिया है मित्रों? याद कर लिया है। यही प्रक्रिया अनुबंधन कहलाती है। मतलब बार बार पुनरावृत्ति के आधार पर, मस्तिष्क में बार बार पुनरावृत्ति होगी तो पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन का निर्माण होगा, और यही अनुबंधन हमारे अंदर इतना जबरदस्त बंध बनाती है, इतना बड़ी बॉन्डिंग बनाती है जो कभी टूट नहीं सकती है, अनुबंधन का सिद्धांत। इसीलिए पावलोव को अनुबंधन का जनक माना गया है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो इवान ई पावलोव को कहा जाता है। यह रूसी शरीर शास्त्री थे, भले ही शरीर शास्त्री थे, लेकिन जो इन्होंने सिद्धांत दे दिया, उस सिद्धांत को आज तक कोई गलत नहीं बता पाया। तो मित्रों याद रखिएगा, इस पर कुछ उदाहरण की बात हो जाती है कि कौन कौन से उदाहरण इस पे परफेक्ट आते हैं। अब अनुबंधन की कहानी में, जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, या हम लोग भी तो गांव के ही हैं, या शहर के भी जो लोग हैं, 3 4 बजते बजते महिलाओं का रोज, अब 4 बज गया, चाय पीने का टाइम हो गया, अनुबंधन है। प्रतिदिन 4 बजे, बचपन से 4 बजे शाम को चाय पीते हैं, और सुबह मंजन करने के बाद चाय पीते हैं, यह अनुबंधन है। मंजन करने के बाद चाय पीना अनुबंधन, शाम को 4 बजे चाय पीना अनुबंधन। और आपको एक बहुत हैरान होने वाली बात देखिए, यदि 4 बजे चाय कोई नहीं पीता है, या 7 बजे सुबह मंजन करने के बाद चाय नहीं पीता है, तो सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उससे हमारा क्या हो गया? अनुबंधन हो गया है। क्लियर? दूसरा उदाहरण लीजिएगा, बागबान मूवी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जबरदस्त अनुबंधन बना है। देखिएगा, जैसे अमिताभ बच्चन दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं, तब तक हेमा मालिनी दरवाजा तुरंत खोल देती हैं। बहुत जबरदस्त अनुबंधन है ये। बार बार पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। मैंने इसीलिए पहले इसकी परिभाषा लिखी है कि पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाएगी। अमिताभ बच्चन के रोज एक समय पर आने से हेमा मालिनी के अंदर अनुबंधन की क्रिया दिखाई देती है। दोनों लोगों की बॉन्डिंग बनती है कि उनके आने से पहले हेमा मालिनी के द्वारा दरवाजा ओपन कर देना अनुबंधन कहलाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुबंधन का जो ये सिद्धांत है, बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। हम लोग भी अपने घर परिवार से उदाहरण बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लीजिएगा, यदि आप किसी रास्ते से जाते हो और आपको उस रास्ते के बारे में कुछ ना पता हो, और कोई आदमी आपको बता दे कि अरे भाई तुम रोज उसी रास्ते से जाते हो, और उस पेड़ पर रात में बड़ी आवाज आती है उल्टा सीधा, उस पे चुड़ैल रहती है। वह व्यक्ति आपको एक बार बताता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उस स्थान, उस पेड़ के लिए एक फिगर सेट हो जाता है कि जब हम उस पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि उस पेड़ पे चुड़ैल रहती है। और देखते होंगे आप लोग, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करते हुए फिर उस पेड़ के नीचे से खूब तेजी से दौड़ के भागते थे। अनुबंधन है। ये क्या है? अनुबंधन। यही अनुबंधन है। देखिए पावलोव ने क्या कहा कि पुनरावृत्ति के आधार पर मस्तिष्क में बार बार वही सीन क्रिएट हो रही है कि उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, अनुबंधन कहलाता है।
उससे भी अच्छा उदाहरण लीजिए कि यदि आप जब किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं, मंदिर को देखते ही जय माता दी, जय बजरंगबली आप बोल देते हैं, सर झुका लेना, मस्तिष्क झुका लेना अनुबंधन है, क्योंकि यह पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित हो रही है। जो क्रिया बार बार हो रही है, जो क्रिया बार बार हो रही है पुनरावृत्ति के आधार पर, उसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों? अनुबंधन कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह भी क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। अब हम लोग अनुबंधन की बात किए, और भी आपको उदाहरण चाहें तो ले सकते हैं। अनुबंधन के आधार पर कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो हम उदाहरण बताएं उसी उदाहरण को आप समझें, कोई और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अरे आपको कोई बताना नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी है, उसके घर में कभी कहीं सर्प निकल जाए, तो जब आप उधर से गुजरेंगे, उस रास्ते से जाएंगे, तो आपको वो चीज याद आ जाएगी, और जब याद आ गई तो क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। तो ये भी अनुबंधन कहलाता है। तो इस तरीके से ये अनुबंधन का आज से आप लोगों ने देखा है कि नहीं है? ये सब अनुबंधन है। आप कभी किसी पेड़ के नीचे यदि सांप देख लेते हैं, तो दोबारा वहां पे यदि रस्सी रहती है, तो रस्सी को भी देखकर हम सांप समझ लेते हैं, यह भी अनुबंधन है। बहुत सारे अनुबंधन के उदाहरण बन सकते हैं मित्रों। तो याद रखिएगा, ये हमारे इवान ई पावलोव का सिद्धांत था, और भी इसके उपनाम है जिनकी चर्चा हम लोग यहां कर लेते हैं। देखिएगा, और भी इस सिद्धांत के उपनाम है, जैसे अनुकूलन का सिद्धांत, CR थियरी, क्लासिकल रिस्पांस थियरी इसका नाम है पूरा, क्लासिकल रिस्पांस थियरी से बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। परंपरागत सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी परंपरा बहुत पहले से जो चली आ रही है, जो बहुत पहले से चली आ रही वही परंपरा होता है, उसी को हम परंपरागत कहते हैं। मतलब प्राचीन सिद्धांत है, इसलिए इसको प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। चीर सम्यक सिद्धांत, मतलब चीरकाल से समय से आ रही है सिद्धांत, इसलिए इसको चीर सम्यक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, ये हमारा इवान ई पावलोव का सिद्धांत था, जो आज समाप्त होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को खूब अच्छे तरीके से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी यह बताने की कोशिश करिए कि मित्रों, RBS क्लासेस में क्लासेस शुरू हो गई हैं, सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।